This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में 8 नंबर का आया है और लिखा हुआ है ब्रीफली आंसर द क्यूरीज रेज्ड बाय फ्राज। रिक्वायरमेंट है कि फ्राज ने जो क्यूरीज रेज की हैं आपने उसका आंसर करना। क्वेश्चन है यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन बीपीएल। Fraz has recently joined BPL as an internee for 3 months. You have asked him to develop an understanding of the statement of cash flow. After going through few statements, he has raised the following queries. यानी एक इंटर्नी आया है, आपने उसको कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो उसने कुछ सवाल उठाए हैं कि जनाब उसका जवाब दें। पहला सवाल है, वो कहता है डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो। कहता है डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो है ही नहीं, but was still appearing an addition in the statement of cash flow। कहता है फिर भी आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडिशन शो कर रहे हो। अब मेन आपने उसको जवाब बताना है, उसको क्या हमने तो आई कैप को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट का जब आप आंसर करोगे आपने कहना है कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है नेट प्रॉफिट से और नेट प्रॉफिट आया होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। और जैसा कि वो खुद कह रहा है कि ये कैश फ्लो आइटम नहीं है, तो हम कैश फ्लो बनाने के लिए उसको रिवर्स कर देते होते। तो जवाब हमने क्या देना है कि इन इनडायरेक्ट मेथड, यानी ये जवाब हम देंगे उसको इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट started from profit before tax which is after deduction of depreciation। हम अपना कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के, जो कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद होता है, टू बिकम कैश फ्लो नॉन कैश आइटम। आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एडेड बैक। बस इतना ही काफी है। 2 नंबर का ये सवाल था, ये स्टेटमेंट लिखना, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग देने के। उसने कहा कि ये नॉन कैश आइटम है, फिर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। आपको याद होगा कि डायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन नजर नहीं आती, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेथड में 4 ही चीजें होती हैं और उसके बाद फौरन हम नॉन करंट एसेट्स और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले जाते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये पहली सवाल का जवाब हो गया उसको। दूसरा सवाल उसने क्या रेज किया, कहते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ कंपेटिटर इंटरेस्ट पेड shown as a financing activity but BPL showed in the operating activity। कहता है कंपेटिटर की मैंने एक स्टेटमेंट देखी है, उसने इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ, लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट हमने बनाई है उसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा है। अब बात याद रखें, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में आइडिया होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं। इंटरेस्ट पेड ना कैश फ्लो 2 चीजों की परमिशन देता है। इंटरेस्ट पेड को या आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दो एंड पे जो आप लिखते हो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, दूसरी एक्टिविटी जो हम नहीं करते उसमें भी लिखा जा सकता है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसने कहा है कि कंपेटिटर की फाइनेंशियल, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी तो उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है और हमने कहां लिखा हुआ है। अब हम उसको जवाब कैसे देंगे, हमने कहना है कि there are 2 methods under IAS 7 cash flow statement। interest paid may be appear in the operating activity, may be appear in the
हाँ, ये बात लिखने के बाद हम फौरन ये लिखेंगे, हम जो भी अडॉप्ट करेंगे फिर कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलेंगे। मतलब ये नहीं कि एक साल हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दिया, अगले साल हमने फाइनेंसिंग, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना है तो फिर हर साल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और अगर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है तो फिर हर साल फाइनेंस, फिर आपने कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत चलना है। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? इंटरेस्ट, देखिए there are two method of presentation, two method of presentation of interest paid according to IS 7. या आप लिख दो वेदर in operating activity या financing activity. But with consistent policy. और अगर आप नोट करें, जब हम पेपर पूरा सॉल्व करते हैं ना, ये ICAP का ही तो पेपर है, आपने देखा होगा कि मोस्टली वो एक सवाल ऐसा दे देता है जिसमें अंग्रेजी लिखनी होती कि 7-8 नंबर का, यानी वो सिर्फ हमसे ये एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, ब्रीफली डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें। तो इस तरह की बातें हालांकि हमें पता होती हैं, फिर भी ना वो एक जो नागहनी कुवत होती है कि जो हमारा हाथ रोक के रखती है कि लिखनी अंग्रेजी नहीं लिखनी। तो बस थोड़ा सा कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, तो अंग्रेजी भी लिखी जाएगी। हाँ जी, तीसरे नंबर पर अब आपने, वैसे तो आप शायद एक्सप्लेन कर पाओ, बस वो मामला लिखने पे आता है। कहता है बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, टोटल परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट। कहता है होना तो ये चाहिए जितनी उसने इन्वेंट्री खरीदी है ना, कैश आउटफ्लो उतना नजर आना चाहिए, कैश आउटफ्लो उतना नजर आना चाहिए। कहता है वो करता क्या है, जो कि हमें भी पता है। However, only decrease in inventory was added. आपको याद होगा हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ना सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, हालांकि इन्वेंट्री तो हमने ज्यादा खरीदी होती है, हमें ज्यादा आउटफ्लो शो होना करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में डेटर्स, हमारी सेल तो ज्यादा होती है, हम सिर्फ डेटर का डिफरेंस क्यों लेते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता है हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ सेल आउटफ्लो। एक तरह का अगर हमने पूरा कैश पे दिया है, तो वो कहता है कि जनाब होता ये है कि क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि जो परचेज है, टोटल परचेजेस, और उसमें से जितनी चीजें सेल हो गई हैं, वो नेट प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल से पहले ही माइनस हो चुका है। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं ना प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, इसका मतलब इनफ्लो में से आउटफ्लो पहले हम माइनस कर चुके हैं। वो कितना इनफ्लो माइनस किया है? जो चीजें सेल हो गई हैं, हो सकता है इन्वेंट्री उससे ज्यादा खरीदी हो, तो जो बाकी डिफरेंस होगा वो हम इन्वेंट्री का डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल के। टोटल परचेजेस का हम दो हिस्सों पे तकसीम कर देते हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल में आउटफ्लो शो करवा देते हैं, दूसरा इन्वेंट्री का डिफरेंस ले लेते हैं, सेम एज इट इज। जब डेटर्स का हम डिफरेंस लेते हैं, सेल्स का बाकी डिफरेंस किस में चला जाएगा? प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट आता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो इनफ्लो उधर से हो जाता है, बाकी का जो बच जाता है वो किधर से हो जाता है? वर्किंग कैपिटल के अंदर उसके डिफरेंस से। तो यहां पर भी उसने लिखा है कि जनाब हमने परचेजेस थ्रू आउट द ईयर ज्यादा की हैं, लेकिन कैश फ्लो में सिर्फ हमने चेंज लिख दिया। तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, और जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल पहले ही माइनस हो चुकी है, और हम सिर्फ जितनी चीजें सेल हो गई हैं वो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हम सिर्फ क्या लिखेंगे? जो बाकी चीजों का डिफरेंस बच गया वो। तो तीसरे नंबर की बात लिखेंगे हम, indirect in indirect method
कैश फ्लो स्टेटमेंट started with profit before tax in which cost of sales already deducted, जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल पहले ही आउटफ्लो हो चुकी होती है, माइनस हो चुकी होती है. ओनली रिमेनिंग इम्पैक्ट या रिमेनिंग अफेक्ट टेकिंग इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बाकी जो रिमेनिंग इफेक्ट बाहर जाता है वो हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लेना है डिफरेंस के साथ. वो जो डिफरेंस आता है ना कि इन्वेंट्री बढ़ जाए तो आउटफ्लो, इन्वेंट्री कम हो जाए तो, अब इन्वेंट्री बढ़ने पे आउटफ्लो क्यों करते हैं? इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब है कि हमने चीजें इतनी ज्यादा खरीदी हैं. क्लोजिंग स्टॉक कब बढ़ेगा? और जब चीजें ज्यादा खरीदेंगे. और बाकी का कॉस्ट ऑफ सेल में लिख देते हैं डिफरेंस, जो बाकी डिफरेंस बचता है वो यहां पर हम लिख देंगे. चौथे नंबर पर आज लास्ट वन इज, ये भी आपने बताना है. कहता है कि कैश एंड बैंक बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बट नॉट एग्री विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट. कहता है होना तो ये चाहिए, जो हमारा कैश का बैलेंस है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट तो होना चाहिए. कहता है हो तो सकता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ कैश एंड बैंक नहीं लेते, बल्कि लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसके में बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है. लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश एंड बैंक नजर आ रहा होता है वो सिर्फ कैश और बैंक के पैसे होते हैं. उसमें ना बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट हुआ होता है ना शॉर्ट टर्म, वहां तो हर चीज अलग अलग बताई होती है. तो कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो ये भी हम लिख देंगे चौथे नंबर पे, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस appear. But in cash flow statement, cash and cash equivalent appear, include, क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. और भी लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी लिख सकते हो, लेकिन मेन आपने यही लिखना है कि कैश बैंक, उसमें सिर्फ कैश एंड बैंक होता है, तो इसमें सिर्फ कैश एंड बैंक नहीं होता, इसलिए बैलेंस मोस्टली डिफरेंट आ. ये 4 पॉइंट लिखने थे और इसके 8 नंबर थे. डनो की बात. सर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट दोबारा दिखाइएगा, नेट चला गया था. डेप्रिसिएशन, ये तो पॉइंट आप खुद से भी वैसे लिख सकते हो कि जो मैंने अंग्रेजी लिखी है ये जरूरी नहीं है कि आपने एज इट इज यही प्रोड्यूस करनी है. बस ये है कि बात उसको हमने समझानी है कि डेप्रिसिएशन, हमने उसने कहा है कि ये नॉन कैश आइटम है, फिर भी लिखा है तो क्यों लिखा है. पॉइंट्स ना समझा करो और खुद से फिर लिख लिया करो, वो फिर ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है सर जी. जो पॉइंट 3 है इसमें जो हमने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल पहले एडजस्टमेंट हुई होती है, तो जो बाकी रहता है वो हम वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं, तो जो बाकी क्या रहता है वो उसके बारे में बता दें. नहीं, बाकी कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं. जितना स्टॉक सेल हो जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से आ जाता है, जितना स्टॉक बच जाता है वो डिफरेंस के नाम से आ जाएगा वर्किंग कैपिटल. इसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं होता इन्वेंट्री का. जितना डिफरेंस है वो 2 हो जाता है, वो टोटल डिफरेंस होता है.
ठीक है। और एक बंदे ने चौथा पॉइंट कहा है, चौथे पॉइंट में लिखा रहता है, उसने कहा है कि कैश एंड बैंक बैलेंस जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बराबर क्यों नहीं आता। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सिर्फ कैश और बैंक की बात होती है, और कैश फ्लो स्टेट के अंदर कैश की बात भी हो रही होती है, बैंक भी होता है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट भी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, इसलिए इनके बैलेंसेस आपस में बराबर नहीं होते। हाँ जी, उसने लिखा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चलिए जनाब, एक सवाल और करते हैं, वो रेशियो एनालिसिस का है जी। पूछे खबर भाई, क्या पूछना चाहते हो। देखें, उसने सवाल में ये पूछा है, डी पॉइंट में, ये डी पॉइंट पढ़ लें तो सवाल ये पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम कहते हैं बैलेंस शीट, जिसमें करंट एसेट के नीचे लिखते हैं कैश और बैंक, कहते हैं कि ये कैश एंड बैंक, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं ना, उस वो आपस में क्यों नहीं टैली करता। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैश और बैंक की बात हो रही होती है। तो सब जवाब इसका ये था कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश बैंक के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश बैंक लिखा होता है वो ओनली कैश एंड बैंक होता है, उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसके साथ ऐड करके नहीं लिखी होती, और ना ही बैंक ओवरड्राफ्ट उसमें ऐड या लेस किया होता है। तो इसलिए उनका बैलेंस आपस में टैली नहीं करता, क्योंकि जो उधर पड़ा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो सिर्फ कैश एंड बैंक होता है, और जब हम इधर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ कैश एंड बैंक के साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी तो ऐड करते हैं, जो हम वर्किंग करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर और कैश फ्लो के अंदर वो दोनों तो सेम है, लेकिन उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाके हम मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं, हम टोटल उसका बैलेंस करके ऐड और लेस करते होते हैं, ठीक है ना। उधर सिर्फ कैश एंड बैंक नहीं होता, बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इसलिए उनके बैलेंस टैली नहीं करते। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले भी किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और पेपर में इस अब भी ये लाजमी आएगा सवाल, अंदाज वो चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सवाल ये है कि क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स का, और आपको पता है ये रेशियो एनालिसिस का जो पेपर है ना, ये जितने भी अभी तक सवाल आए हैं, एक सवाल है एक दफा पेपर में आया जिसमें 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया, अदरवाइज जब भी ये पेपर में सवाल आया मिनिमम 15-14 नंबर का आता है, और अब भी इसकी यही रेंज है, इसलिए इसको बड़ी डिटेल में बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। सवाल लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में, देखें कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो। अच्छा जरा ये थोड़ा सा मेंटली तौर पर स्ट्रांग बनना है, चीजों को बड़े ध्यान से देखोगे तब आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ लग जाएगा। सवाल है कंप्यूट रेलिवेंट रेशियोज ऑफ एसएल एंड टीएल, असेस विच कंपनी सीम्स टू। जी हाँ जी, पता है मुझे, बीएन में तो कर रहे हैं ना, जो हमने ये पेपर पूरा करना है, ठीक है। हाँ, अगर क्योंकि अभी मैंने 2 सवाल करवाने हैं, नमाज से पहले ये सवाल करवाना है, नमाज के बाद मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी इसी साल का पेपर करवाना, ठीक है। तो क्योंकि दोबारा रिवीजन के साथ साथ ना जितने जो टॉपिक सामने आएंगे ना, वो साथ साथ ही करते जाते हैं, फार्मूले रिवाइज होते जाएंगे कम से कम। जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, चलें।
चलें जनाब क्वेश्चन पे आए। Following are the summarized financial statement of SL and its competitor TL for the year ended 31st December 2019। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल हमें आना चाहिए। SL और TL के उसने बैलेंसेस आपको दे दिए और एक ही साल का बैलेंस दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी दूसरी कंपनी से परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर है, और साथ रेशो में बहुत जगहों पे कौन सी फार्मूला इस्तेमाल होता है, एवरेज का। तो एवरेज के बारे में मैंने आपको कुछ हिंट बताए थे कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो तब एवरेज लगाएंगे, वरना क्लोजिंग। अब इस सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करवाएंगे, एवरेज, सॉरी क्लोजिंग। अब आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसएल और टीएल की बता दी गई है और साथ उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बता दी। हर सवाल करते हुए ना आपने ये स्टेटमेंट साथ पढ़नी है। Which company seems to give more incentive to its customer to pay on time? Which company seems to give more incentive to its customer to pay on time? ओके होगी बात। कंसंट्रेट करें। हाँ जी जनाब, लिखा हुआ है विच कंपनी सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। इसका मतलब है टू पे ऑन टाइम, मतलब पेमेंट का टाइम कस्टमर की तरफ से। तो हमारे लिए वो कौन सा फार्मूला बनता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका ताल्लुक किससे बनेगा, एवरेज कलेक्शन। और जाहिर सी बात है उस कस्टमर को पेमेंट की वजह से इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो जल्दी जल्दी पैसे दे दे। तो हम फाइंड करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होगा पेपर में करने का। यहां पर आप लिखोगे रिलेटिव रेशियो, यहां पर दोनों के नाम लिख दोगे एसएल और टीएल, और यहां पर लिख दोगे रिमार्क्स। रिमार्क्स से क्या मुराद है, वो जो उसने पूछा है ना कि बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव देगी, वो रिमार्क्स में लिख देंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव रेशियो में पहली रेशियो फाइंड करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। फार्मूला क्या होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, एवरेज डेटर्स। फार्मूले में हम ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। एक चीज और ख्याल रखनी है कि पेपर में वो जैसे पिछले जो 2021 के पेपर में उसने कहा है ना कि अज्यूमिंग 360 डेज, इस चीज का भी ख्याल रखना है। साइलेंट होगा तो 365 ले लेंगे और अगर बताएगा तो जो बताएगा उसको फॉलो भी करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। हाँ जी जनाब, फार्मूला लिखें जरा, एवरेज डेटर्स एसएल के अपने और हाँ जी 2700 ओवर 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। कितना, 59.01 डेज। सेम एज इट इज टीएल का करेंगे, उसके आप लोगों ने क्वेश्चन में ढूंढने हैं एवरेज डेटर्स 3200 और उसकी सेल्स 35,400।
कितना आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज 33 डेज। कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को इंसेंटिव देगी, एसएल या टीएल? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब यह है कि एसएल के कस्टमर 59 डेज में पैसे देते हैं और टीएल के कस्टमर 33 डेज में पैसे देते हैं। तो टीएल वो जो जल्दी पैसे देंगे उन कस्टमर को इंसेंटिव मिलेगा, या जो लेट देंगे या पैसे नहीं देंगे। तो रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, टीएल गिव मोर इंसेंटिव टू कस्टमर, फायदा डिस्काउंट दे देना जी। तो फिर अगर वो जल्दी पैसे दे देंगे तो तब तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कम आ जाएगा ना, कम करना है ना। तो किस कंपनी ने काम किया है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस डाटा में किस कंपनी ने इंसेंटिव दिया हुआ। अच्छा, ये उसने डाटा दे दिया है ना, उसने कहा किस कंपनी ने ज्यादा इंसेंटिव दिया अपने कस्टमर को। हाँ, ये अगर सवाल ये होता कि किसने देना चाहिए तो वो फिर आप सही कह रहे हो, ये तो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कौन सी कंपनी ने पहले ये डाटे में किसने ज्यादा इंसेंटिव दिए होंगे। ओके होगी बात। अगला सवाल, विच कंपनी सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। क्या चीज फाइंड करोगे बोला, एवरेज पेमेंट पीरियड, और किस कंपनी ने ज्यादा क्रेडिट टर्म्स अवेल की हुई है, जिसका आंसर ज्यादा आएगा या जिसका आंसर कम आएगा? जिसका आंसर ज्यादा आएगा, क्योंकि उसने ही ज्यादा एक्सटेंडेड टर्म्स का मतलब क्या है, टाइम ज्यादा लिया होना। तो जिसके ज्यादा नंबर ऑफ डेज होंगे उसने ही ज्यादा टाइम लिया हुआ है। तो हम एंट्री क्या पास सॉरी फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड फार्मूला क्या है, एवरेज क्रेडिटर ओवर नेट क्रेडिट परचेजेस। फार्मूला सिर्फ एक दफा लिखते होते हैं, एवरेज क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर परचेजेस नहीं गिवन, कॉस्ट ऑफ सेल तब लेते होते हैं अगर हम परचेजेस फाइंड ना, इसमें तो कर सकते हैं। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, तो इसका मतलब है फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज समझ लेंगे। अगर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो फिर हम क्रेडिटर का लेजर स्टॉक का लेजर बनाएंगे, वहां से परचेजेस फाइंड हो जाएंगे। तो इसमें हम परचेजेस फाइंड नहीं कर सकते। तो एवरेज क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर्स 2900 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 11। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्लोजिंग गिवन है। मेरे भाई बात सुने, जब तक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ना गिवन हो आपने फाइंड नहीं करना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को लिख लेना है। हाँ, एक सूरत हो सकती है, अगर इसी साल बिजनेस शुरू किया जाए तो फिर ओपनिंग स्टॉक 0 होता, लेकिन ये इसी साल शुरू नहीं किया हुआ। कितना आंसर आ गया 93 डेज। और दूसरे का भी फार्मूला लिख लें 93। उसके बाद दूसरा आ जाता है, उसके क्रेडिटर कितने हैं 4500 और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 4500 डिवाइडेड बाय 27000 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज 50। हाँ जी, किस कंपनी को ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी मिली हुई है एसएल को, क्योंकि उसे 93 डेज हैं और उसके
59 है, तो हम लिखेंगे SL अवेल मोर क्रेडिट फैसिलिटी। डन होगी बात। नेक्स्ट अगला फार्मूला, क्वेश्चन सामने रखना है ताकि चीजें, कहते हैं कौन सी कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज करती है। ये आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी फाइंड कर सकते हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर तो सारी फाइनेंसिंग होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करो चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो, उससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अपना कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल करती है। सपोज दैट एक कंपनी का आंसर आता है 10%, इसका मतलब है वो अपने 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए कमा रही है, और एक कंपनी का आ जाता है 12%, वो 100 के ऊपर 12 रुपए कमा रही है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट काम कर रही है? हायर वाली। और आपको पता है हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हायर ही बेस्ट होती है। तो हम लिख लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फार्मूला है उसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। जी सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, इन नेट प्रॉफिट के अंदर आपने इंटरेस्ट ऐड बैक कर देने हैं, तब आपको सही प्रॉफिट। तो 1550 में से 250 प्लस कर देंगे 1800, दूसरा भी बता दें इकट्ठा ही साथ ही 2700। अब आ जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कैपिटल बी और लॉन्ग टर्म 8400 और 1900 को ऐड करके 103, और दूसरे का भी बता दें 9450 प्लस 4600 140। जी मेरे भाई पहले का कितना आ रहा है? 17.5%, 19 पॉइंट। कौन सी कंपनी अपना कैपिटल एफिशिएंट इस्तेमाल कर रही है? एसएल या टीएल? टीएल। तो हम लिखेंगे टीएल यूज इट्स कैपिटल मोर एफिशिएंटली। ये रिमार्क्स लिखने के भी नंबर होते हैं। अगर आप सिर्फ आंसर देकर आओ, रिमार्क्स नहीं लिखोगे, तो उतने नंबर जो उसने रिमार्क्स के एलोकेट किए हुए काट लेगा। नेक्स्ट, विच कंपनी सीम्स टू कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर? कौन सी रेशियो के नाम बात कर रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कहे कि वो मार्केट शेयर को गेन करने के लिए क्या काम किया जाता है, या सेलिंग प्राइस काम की जाती है या ट्रेडिंग डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, उसका मतलब ही सेलिंग प्राइस का कम करना ही होता है। सेलिंग प्राइस कम करने के चक्रों में हमारा जो जीपी रेशियो होता है वो पहले से कम हो जाता है, क्योंकि हम 10 रुपए वाली चीज अब कम कीमत पर बेच रहे हैं, तो उससे सेल चाहे ज्यादा हो जाए जीपी रेशियो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम दोनों जी नहीं एनपी रेशियो कम होगी लेकिन सेल भी तो बढ़ जाएगी ना। सेल रेवेन्यू हमारा ज्यादा हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी, क्योंकि अदर एक्सपेंस उतने रहेंगे ना ज्यादातर। तो एनपी रेशियो पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जीपी रेशियो की कम होने की वजह से, लेकिन हमारी सेल्स ओवरऑल ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ लेकिन सेल ज्यादा हो गई है, एनपी बढ़ेगा कम नहीं होगा। देखो पहले आप हर 100 रुपए वाली चीज 100 रुपए 120 रुपए की बेच रहे थे, आपके यूनिट सेल हो रहे थे 10, सपोज दैट। तो मैंने कहा जी हमारी सेल कितनी हो गई? 1200। अब आप हर यूनिट बेच रहे हैं 110 का,
अब आपकी जो सेल हुई 1100, ये तो मैंने पर यूनिट की बात की। जब आप चीज आप 120 रुपए की बेच रहे थे ना, आपके यूनिट सेल होते थे 100। अब जब आपने कीमत कम कर दी, यूनिट आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। सपोज अब 150 बिकना शुरू कर दिया। जीपी रेशो में क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आपकी कॉस्ट उतनी रही, सेल पहले से कम हो गई। क्योंकि पहले मिल रही था आपको हर यूनिट के बदले 120 रुपए, अब हर यूनिट के बदले 100, बट कॉस्ट उतनी रही। तो इसका मतलब है जीपी रेशियो पर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का चक्कर होता है, तो इसलिए वो चेंज हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। लेकिन अब देखिए ओवरऑल सेल्स पे क्या फर्क पड़ा, 1,20,000 और ये 1,50,000। इस वजह से एनपी बढ़ जाएगा। ओवरऑल सेल्स बढ़ गई, आपके जो अदर एक्सपेंस है वही रहे, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन जीपी रेशियो कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल फिक्स रही। तो जनाब आप लोग क्या फाइंड करोगे? जीपी रेशियो, और जिसका जीपी रेशियो कम आएगा उसने सेलिंग प्राइस कम की है, उसने मार्केट के शेयर को ज्यादा हासिल करने के लिए या अपनी मार्केट एक्सपैंड करने के लिए सेल प्राइस कम कर दी। तो जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है एसएल का? 5300 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आंसर आएगा? 31.7%। और दूसरा बताएं? 7600 डिवाइडेड बाय 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी 21.5। अब देखो टीएल की सेल्स 35,400 है और एसएल की सेल्स 16,700 है, लेकिन जीपी रेशियो किसका ज्यादा आ रहा है? एसएल का। इसका मतलब है इसने अपनी सेल प्राइस कम नहीं की। जीपी रेशियो हमेशा उसका कम आता है अगर सेल बढ़ने के बावजूद जीपी रेशियो कम आए, इसका मतलब है आपने सेलिंग प्राइस अपनी कम कर दी, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए सेलिंग प्राइस कम कर दिया है। तो इसमें किसने सेलिंग प्राइस कम की? टीएल रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर। बाकी तो वही बात आगे लिखनी है जो उसने पूछी है। ओके होगी बात। अब सवाल में देखिए उसने किसी रेशो का नाम नहीं लिखा, बस हमसे यही पूछा है कि बताएं कि कौन सी रेशो हम इसमें फाइंड करेंगे सिचुएशन में। विच कंपनी सीम्स टू हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन? करंट रेशो। क्विक रेशो भी फाइंड कर सकते हैं, करंट रेशो, चाहे दोनों रेशो फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं। चले अगर हम करंट रेशो फाइंड करना चाहते हैं, हाँ जी, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर, क्वेश्चन के अंदर सारे करंट एसेट्स की लिस्ट के अंदर जो आपको गिवन है ना, क्या क्या है? इन्वेंट्री, डेटर, कैश, सबको प्लस कर दे। 8700 और क्रेडिट लायबिलिटी कितना आंसर आ गया? 2 इसका मतलब है तो 1 रुपए के बदले हमारे करंट एसेट 2.3 के अवेलेबल है। दूसरे का करंट एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स 11,100 48, इसका कितना आ रहा है? 2.28:1 और ये कितना था? 2.3 एग्जैक्ट आ रहा था, तो ये 2.9 था। ये तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि वैसे तो पोजीशन इसमें किसकी बेहतर हम कह सकते हैं? एसएल की। तो फिर हम ना क्विक रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं, हो सकता है वहां पे ज्यादा डिफरेंस नजर आ जाए।
करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करें या इन्वेंट्री ऐड ही ना करें, सिर्फ आप स्टॉक और डेटर ऐड कर लो। 4800 सॉरी 2700 प्लस 1200 30 डिवाइडेड बाय 3800 और उसका भी यही करो, वो ऐड ही ना करो। 7100 32 और 4000 ओवर 48। अब जरा देखिए क्विक रेशियो किसकी बेहतर है? 1.02 0.8। ओ जी अब क्लियर हो गया। वैसे तो पहले ही एसएल की लिक्विडिटी पोजीशन पहले बेहतर थी, अब ज्यादा क्लियर हो गया कि एसएल हैज बेस्ट या प्रेफरेबल लिक्विडिटी पोजीशन। चलें जनाब नेक्स्ट। Having higher ability to convert its assets into profit. Asset turnover ratio. Assets over total assets. Sorry, profit over total assets. तो फार्मूला लिख लेते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो। हायर बेस्ट होगा लोअर बेस्ट होगा? हायर बेस्ट होगा। क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इसका 1800 था और उसका 2700 था। टोटल एसेट्स बताने हैं, हायर हाँ परसेंटेज मिली। कितना आ रहा है टोटल इसका? 14100 और दूसरे का? हाँ जी बताएं। 12.8% और दूसरे का 14.3%। हाँ जी जनाब एक सवाल वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपने हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट। ये वाला फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला रिटर्न ऑन एसेट का है, एसेट टर्नओवर रेशियो का तो नहीं है। सॉरी रिटर्न ऑन एसेट, नाम गलत लिखा गया। जी सर। रिटर्न ऑन एसेट्स, क्योंकि एसेट टर्नओवर का तो वो है ना सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी कौन सा बेहतर है? टीएल अपने एसेट्स को मोर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। मैंने आपको बताया था एक तो रेशियो होती है ना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एक रेशियोज होती हैं अदर देन जो अदर रेशियोज जिसे हम कहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल्स या नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो जाहिर सी बात है जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आएगी हम समझेंगे कि इसने ज्यादा अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया हुआ है। या आप लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, वो भी वही चीज है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल्स, और जिसका कम आएगा वो ज्यादा बेस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल्स करोगे, अगर आ गया ना 10%, इसका मतलब है हर 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए के खर्चे हो रहे हैं। दूसरे का आ रहा है 8%, हर सेल के ऊपर 8 रुपए खर्चा हो रहा है, तो किसने कंट्रोल किया? 8 रुपए वाले ने। आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, लेकिन नेट प्रॉफिट फिर हायर वाला बेस्ट होगा, क्योंकि जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगी उसने ज्यादा अपने खर्चे कंट्रोल किए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल, या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, दोनों ही ठीक है। अगर ये लिखोगे तो इसका फार्मूला होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये क्या होगा? लोअर बेस्ट होगा। और इसका फार्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स
और ये कौन सा बेस्ट होगा? हायर। फैसल भाई कह रहे हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ सेल लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ ताल्लुक नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल के बाद लगना शुरू होते हैं, ठीक है। ये अगर करना चाहते हो तो कर लो। अब मुझे बता दो किससे करना है, नेट प्रॉफिट से करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से? चले, नेट प्रॉफिट कितना है फिर? नेट प्रॉफिट है जनाब 1550 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है उसकी? 16,700। दूसरे का नेट प्रॉफिट कितना है? 35,000। लो जनाब 1550 डिवाइड बाय 16,700 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब इसकी रेशियो बता दें। 9.3% और दूसरे की 5.9। इसका मतलब है कौन बेस्ट हुआ? एसएल, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया। हाँ वो कम वाला अगर कम रेशियो होती तो बेस्ट होता। ये तो 9.3 है ना, ये तो एनपी रेशियो है। आगे चलते हैं। लास्ट, हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन। एक बात याद रखें, सिर्फ जो लो गियरिंग होता है ना उसके पास अभी गुंजाइश होती है मजीद लोन को लेने की। लो गियरिंग, लो गियरिंग का मतलब है उसने लोन कम लिया हुआ, इक्विटी उसकी ज्यादा है, और हाई गियरिंग लोन पहले ही ज्यादा है। तो हमने किसको बेस्ट करना है? कौन सी कंपनी ज्यादा लोन मजीद रेज कर सकती है जो ऑलरेडी लो गियरिंग होगी। तो हम इसकी गियरिंग रेशियो फाइंड करेंगे। ऑपरेटिंग से कर रहे हैं ना तो लोड उसका आ रहा है, टीएल का आ रहा है। अच्छा, तो फिर बेस्ट होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके कंट्रोल है। आप ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली रेशियो फिर निकालें। गियरिंग रेशियो पे आ जाए। गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म लोन ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। एक ही बात है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ये यहां पर ही सारा डाटा गिवन है इसका। 1900 ओवर 10 और दूसरे का 4600 डिवाइड बाय 1 400। हाँ जी कितना है जल्दी से बता दें। 0.18 और इसका हाँ जी कौन सा कौन हो मजीद रेज कर सकता है? लो गियरिंग वाला। चले जनाब आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद इसका हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल करना है, ठीक है। तो नमाज पढ़ के जल्दी आ जाना, कोशिश करेंगे कि 6, 15, 20 तक हम स्टार्ट कर दें। ओके जी, अल्लाह।